नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटी क्रैक सीरीज़ का पार्ट 2। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में बाकी का शुरू करने से पहले एक बार रिवीजन मारेंगे 3-4 मिनट में कि भाई 31 दिसंबर 1600 को एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से, जिसका पहले नाम क्या था, एडवेंचर नेविगेशन। ठीक है, इन्होंने युद्ध किए, इस कंपनी ने युद्ध किए ताकि भारत की जो सत्ता है वो इनके हाथों आ जाए और ये अपने हिसाब से भारत को चलाएं और भारत को लूटें। तो प्लासी, वांडीवास और बक्सर। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस किए हैं। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लिंक में जाके टेलीग्राम देख लेंगे, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इससे पहले की एग्ज़ाम से पहले की जो इम्पोर्टेंट तैयारियां होती हैं उसको देखेंगे, उसके बाद ये सारी वीडियो समझ में आएंगे। ठीक है, तो प्लासी में क्या हुआ था, अंग्रेजी शासन प्रारंभ हुआ था और बक्सर में सत्ता स्थापित हुई थी। ये दो अंतर हैं इसमें, ये विशेष ध्यान रखिएगा। संवैधानिक क्रम में हम देख रहे थे कंपनी का जो भारत में संवैधानिक क्रम को हम दो तरीके से देखें, कंपनी और अंग्रेज। कंपनी में ये 1773 और 84 जो विशुद्ध रूप से कंपनी के लिए लाए थे, और ये कंपनी और जनता के लिए लाए थे। और अंग्रेज़ों के टाइम पे 1857 का युद्ध जो हुआ था, उसके बाद 1858 आया, और तभी से जो सत्ता है भारत की, वो सीधे अंग्रेज़ों के हाथों या ब्रिटेन के हाथों आ गई थी, है ना। वैसे पहले कंपनी चला रही थी। फिर इनको भी हम दो भागों में देखेंगे। तो वही हम 73 पढ़े थे। 73 में एक बार रिवीजन मार लेंगे क्या क्या पढ़े थे कि 73 में पहली बार इन्होंने रेगुलेट किया। ठीक है, रेगुलेट किया क्योंकि संसद से रेगुलेट हुआ था, संसद ने वहाँ बैठ के यहाँ कंपनी को रेगुलेट किया था भारत में, तो इसलिए संसदीय व्यवस्था हो गई। बंगाल का जो गवर्नर था उसे जनरल कह दिया गया था। ठीक है, और बड़ा पद हो गया था। तो जो जनरल थे वो कौन थे, हेस्टिंग्स से, और यही अंतिम बंगाल के गवर्नर भी हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद जनरल जुड़ गया तो फिर अब गवर्नर अंतिम पद हो गया, तो हेस्टिंग हो जाएंगे, और पहले गवर्नर जनरल भी हेस्टिंग्स हो जाएंगे। अब चूँकि गवर्नर से गवर्नर जनरल हो गए, तो इनके तहत बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसियाँ थी वो इन्हीं के अंदर आ गई। ठीक है, ये इसके अधीन आ गई, बंगाल के गवर्नर जनरल के। ठीक, अब बड़ा पद हो गया तो इनको सदस्यों की ज़रूरत थी अपना सब कुछ चलाने के लिए, तो 4 सदस्यीय परिषद का भी गठन हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जो हमने वो बार बार वही लिखा है कि बड़ा पद हो गया तो बॉम्बे मद्रास इनके अंडर आ गए। ठीक, एससी की स्थापना हुई, क्योंकि अब बहुत सारे बड़ा पद हो गया तो बहुत सारे विवाद होंगे लोगों के, मतलब प्रेसिडेंसियों के, तो फिर एससी की स्थापना की गई 74 में। इसके तहत एससी का जो क्षेत्राधिकार था केवल बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लिए। ठीक है, ये पूछता है। उसके बाद एससी जो है व्यक्तिगत मामलों में हाथ नहीं डालेगा, केवल और केवल प्रशासनिक और न्यायिक क्षेत्र ही देखेगा एससी। मतलब सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जो जज थे चीफ जस्टिस वो एलिजा एम्पे थे। उसके बाद इनके 3 सदस्य थे, चैम्बर, हाइड, लिमेस्टर। ठीक, हमने बताया था। तो दूसरे भी याद रख लीजिएगा, जो चीफ जस्टिस थे वो चैम्बर्स थे। दूसरा हमने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हमने जाना था। पीट के अलग कर दिया। जब हम किसी को पीटते हैं तो हाथ पैर अलग कर देते, कहते इतना मारेंगे हाथ पैर अलग हो जाएंगे, तो वही वाला हाल था। हाथ पैर अलग कर दिए। कैसे हाथ पैर अलग कर दिए कि कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया। आर्थिक अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा और राजनीतिक बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। अब भाई आर्थिक पैसे वाला मामला है तो ज़्यादा सदस्य चाहिए, राजनीतिक मामला है तो कम सदस्य चाहिए। ठीक, तो 24 सदस्य, 6 सदस्य। और ये किसके टाइम पे आया था, नॉर्थब्रुक। इन्हीं के टाइम पे ऐसा हुआ था कि ये एक पहला अधिनियम था जिसमें भारत की समस्या को लेके सत्ता परिवर्तन हुई थी। ठीक है, नॉर्थब्रुक फिर चले गए थे। क्योंकि दोहरा प्रशासन हो गया, क्योंकि 2 भागों में बढ़ गया तो दोहरा प्रशासन हो गया। दूसरा क्या था, जो 4 इससे पहले जो गवर्नर जनरल की 4 सदस्यों की परिषद थी उसमें से 1 सदस्य घटा दिया, केवल 3 बचे। फिर एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ कि कंपनी के जो अधीन जितने भी क्षेत्र थे वो पहली बार, वो हमने उस दिन नहीं बताया था, ब्रिटिश आधिपत्य कहे गए। ठीक है, भारत जैसे मान लो ये भारत है तो पहले ये भारत के क्षेत्र को कंपनी के क्षेत्र कहा जाता, लेकिन 1784 के एक्ट में भारत के जितने भी कंपनी के क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश आधिपत्य कहा गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने आगे के नोट्स पे। ठीक है, चलिए आगे के नोट्स पे। आगे का जो है वो हम कहाँ तक पढ़ लिए थे कि 4 से 3 हो गई थी। अब चार्टर एक्ट पढ़ेंगे 1793। देखो इससे पहले तो ये लेके जो आए थे उनको अलग अलग उनके नाम थे, जो इन्होंने फिर चार्टर एक्ट अपने अधिनियमों को नाम चार्टर देना शुरू कर दिया। जो चार्टर होता है वो लैटिन भाषा शब्द होता है जिसका
जो चार्टा शब्द से लिया गया, और एक तरीके से कागज़ या किसी पर लिखी गई कोई घोषणा या कोई अधिकार पत्र इस तरीके का, तो कहीं ना कहीं उसको हम अधिकार पत्र या घोषणा पत्र भी कह सकते हैं। घोषणा पत्र लिखा हुआ है, ठीक है, या कोई राजलेख भी कह सकते हैं। ठीक, ये राजलेख लिखा हुआ है, ये देखिए। तो इसमें क्या हुआ था भाई, इसमें ये हुआ कि पहला चार्टर एक्ट आया, इसमें कहा था कि ठीक है हम आपके जो व्यापारिक अधिकार हैं वो केवल 20 वर्ष। अब पहले इसमें क्या हुआ था कि कंपनी गई, नहीं पता था कितने वर्षों तक काम करेगी। मैंने आपको बताया कि कंपनी ब्रिटेन को अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही थी, तो ब्रिटेन की नज़रें फिर भारत पे डायरेक्टली आने लग गई। तो फिर उन्होंने कंपनी को धीरे धीरे कम करना मतलब कम किया, और इतना कम किया कि आप देख रहे हैं 1858 में ब्रिटिश जो थी उसने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया डायरेक्टली। ठीक, तो इसमें क्या किया, पहला तो ये प्रथम चार्टर एक्ट है। इससे पहले कंपनी के सारे उनके अपने अलग नाम थे, लेकिन उसके बाद से 93 से ही पहला चार्टर है, उसके बाद से ज़्यादातर इनके फिर चार्टर आने लगे। ठीक, चार्टर एक्ट थे। तो इसमें क्या हुआ था, जो व्यापारिक अधिकार थे वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए। उन्होंने कहा 20 वर्ष तक हम देखेंगे, अभी आप 20 वर्ष तक कीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। फिर इन्होंने 20 वर्ष तक देखा, उसके बाद फिर ब्रिटेन वाले खुद आ गए। और क्या किया था, गवर्नर जनरल की जो परिषद द्वारा लिए गए जितने भी निर्णय थे वो चाहे तो उनका उल्लंघन कर सकता है। भाई पहले जो निर्णय लिए जाते थे बहुमत से लिए जाते थे, जो 4 सदस्य होते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर बहुमत है लेकिन तब भी अगर चाहे तो गवर्नर जनरल को एक एक्स्ट्रा पावर क्या दे दी कि वो चाहे तो बहुमत के निर्णय को भी उल्लंघन कर सकता है। एक तरीके से उसको तानाशाह बना दिया। ठीक, उसमें उतना ही है इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1813, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ, इसमें कंपनी के जितने भी व्यापारिक जो एकाधिकार मिला था 20 वर्ष का जो बढ़ा दिया गया था उसको भी समाप्त किया, मतलब टोटल एकाधिकार समाप्त कर दिया। सिर्फ चाय के साथ आप अपना एकाधिकार बना रहने दिया, और चीन के साथ तुम करो, हमसे लेना देना नहीं। तो चाय चीन को छोड़ के बाकी सब पे इनका एकाधिकार समाप्त हो गया, क्योंकि ब्रिटेन वाले समझ गए थे कि चाय चीन के साथ इतना नहीं है, लेकिन बाकी सारे में इनको बहुत प्रॉफिट है, तो इनके साथ रहने दिया, बाकी सबको ख़त्म कर दिया एकाधिकार। फिर भारत में आमंत्रित किए गए ईसाई लोग, भारत में जो मिशनरीज थे उनको आमंत्रित किया गया। इन्होंने क्या किया, इनका एक ही मोटिव रहता था कि भारत में मतलब कोई जितनी भी नई नई जगह मिलें वहाँ पे ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें और इनका धर्म बहुत बड़ा हो जाए, इस तरीके का इनका अपना वो रहता था। तो भैया ये आमंत्रित किए गए। अब आमंत्रित किए गए तो सीधी सी बात है, इन्होंने क्या किया, इन्हें राज अतिथि का दर्जा दिया गया, और इनको कलकत्ता का श्री रामपुर जो है वहाँ पे इन्होंने अपना एक सेंटर बनाया। ठीक, और वहाँ पे इन्होंने बाइबल का 56 भाषाओं में अनुवाद किया। ठीक है, नॉर्मली पूछ ले कि ईसाई मिशनरीज का हेडक्वार्टर कहाँ था, तो कलकत्ता के श्रीनगर में इनका केंद्र था। फिर चूँकि ईसाई मिशनरीज जानते थे कि भाई इनका जो है ये थोड़े बहुत पढ़े लिखे होंगे तभी जाके ये हमारे धर्म को समझ पाएंगे, तो ये हुआ कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। ठीक है, ये बात की, लेकिन बहुत विवाद जो कुछ भी हुआ हो तो फिर वो खर्च नहीं हो सका 1813 वाले में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आप जब ये नोट्स बनाएंगे तो ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि आप ये पढ़ चुक रहे हैं। ठीक है, पढ़ चुके होंगे तो केवल अंडरलाइन की, जब आप दूसरी बार देखेंगे तो आपका हेड मेन उस पर वो जाएगा, ध्यान जाएगा बस, और तुरंत 20-25 सेकंड में आपका ये रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस है सिलेक्शन की, और कुछ नहीं है, बस पढ़ो और लगे रहो। फिर 1833 आता है। 1833 में क्या होता है कि भाई कंपनी के जो भी व्यापारिक अधिकार थे पूर्णतः समाप्त थे, क्योंकि इससे पहले वाले में आप देखा था चाय के साथ बचा हुआ था और चीन के साथ बचा हुआ था, अब वो भी ख़त्म कि भैया अब तुम्हारा एकाधिकार समाप्त, अब आप पे हम पूरी तरीके से एक तरीके से नियंत्रण लगा दिया। फिर इसमें अब क्या हुआ, अब पूरी तरह भाई इन्होंने कंपनी को ही एक तरीके से उनके सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए। अब क्या हुआ, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, और जो भी वायसराय आते थे ना वो क्या होते थे, वो कंपनी ही तय करती थी, और कंपनी में इनका शेयर धारक भी थे ब्रिटेन के। तो अब वायसराय जो थे वहाँ का जो गवर्नर जनरल था, तो ब्रिटेन वाले कोशिश करते थे, मतलब जो संसद वहाँ की थी कोशिश करती थी इनका जो वायसराय बने वो ब्रिटिश का वो बने, मतलब उनकी एक तरीके से उनकी चापलूसी करने वाला, उनकी सुनने वाला वो बने। तो आप देखे होंगे कि बहुत से ऐसे चीज़ें आएंगी, तो हमेशा ब्रिटेन ने उनका साथ दिया गवर्नर जनरलों का। तो फिर क्या हुआ भाई, बंगाल का अब जो गवर्नर जनरल पहले क्या था, गवर्नर था, फिर गवर्नर से जनरल बनाया। अब क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या कर दिया, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया इस वाले एक्ट में।
ठीक है 1833। तो वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बैंटिंग, और यही बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और यही बाद में कौन बन गए? भारत के गवर्नर जनरल। तो ये पहले हो गए। फिर इसमें क्या किया? अब भाई ये भी बहुत बड़ा पद हो गया। अभी तक तो केवल क्या था, जब गवर्नर से गवर्नर जनरल बने तब 4 सदस्य था, अब तो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, तो इनको ज़्यादा सदस्यों की ज़रूरत थी। तो ठीक, अब इनके सदस्यों के लिए इनकी जो परिषद थी अब उसको भारत परिषद कहा गया। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद नहीं, अब भारत परिषद उसको नाम दिया गया। और इस परिषद में एक चौथा सदस्य जोड़ा गया, वो जो 3 कर दिए गए थे, फिर एक चौथा सदस्य जोड़ा गया, वो विधि विशेषज्ञ था। और वो विधि विशेषज्ञ कौन थे? डॉक्टर मैकाले। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रथम विधि आयोग का गठन किया। ठीक है, इन्होंने ऐसे सुझाव दिए और इनकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इन्होंने ही भारतीय विधियों का संहिताकरण, मतलब भारतीय की जो विधियां हैं उनको एक तरीके से सिस्टमेटिकली इनको बनाया, और आईपीसी का निर्माण किया, जो हम आईपीसी सुनते हैं, भारतीय दंड संहिता, ये सारी चीज़ें। और अब जो परिषद, क्योंकि अब बहुत बड़ा हो गया, भारत का गवर्नर जनरल हो गया, तो अब इसके जो भी नियम होंगे वो अधिनियम कहे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी याद रखना। फिर ईस्ट इंडिया विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन के रह गई। कैसे? क्योंकि अब सब खत्म हो गया, सीधा ब्रिटेन का अधिकार आ गया। अब ये सिर्फ जो केवल प्रशासन करेगी, और इस पर इनके ऊपर कौन होगा? ब्रिटेन होगा। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक निकाय बनकर रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई अब एक अधिकार समाप्त हो गया, भारत सचिव परिषद आ गया। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, अब कंपनी केवल और केवल, अब एक अधिकार समाप्त होगा तो अब केवल ये प्रशासन करेगी, और प्रशासन करवाएगा कौन इनसे? ब्रिटेन की संसद। समझ गए इस बात को? फिर इसमें क्या हुआ? एक और चीज़ हुई कि सती प्रथा हो गई, ठगी प्रथा हो गई, है ना, इनको दंडनीय अपराध घोषित किया गया। तो सती प्रथा 1829, और ठगी जो प्रथा है वो 1830 की है। स्लीमैन लिखा हुआ है, ये स्लीमैन, ठीक, 1830 में। उसके बाद दास प्रथा इसी अधिनियम द्वारा, लेकिन ख़त्म कब हुई? 1843 में। ठीक है, हाँ, तो इसी अधिनियम द्वारा जो था, इसी अधिनियम द्वारा जो दास प्रथा है वो 43 में ख़त्म की गई थी। ठीक है, ईयर याद रखिएगा, लेकिन पूछे किस अधिनियम द्वारा, तो अधिनियम यही है आपका 1833। फिर इसमें एक और चीज़ हुई थी, इस अधिनियम द्वारा कंपनी की जो सेवाओं में जो भर्तियां होती थी, है ना, वो सारी भर्तियां जो थी एक तरीके से खुली प्रतियोगिता भी इसी में आई 1833 में, कि भाई किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, खुली प्रतियोगिता है, जिसमें दमखम है वो आ जाएगा। ठीक है, भारतीय लोगों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर इस अधिनियम द्वारा बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर के विधि बनाने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, अर्थात केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। मतलब जो बॉम्बे और मद्रास था, खैर ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए, मतलब फिर भी आपको अगर जानना हो तो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे अब वो विधि नहीं बना सकते, अब विधि जो है वो भारत का गवर्नर जनरल ही बनाएगा। ठीक है, तो एक तरीके केंद्रीकरण की शुरुआत हुई कि केंद्र पे एक व्यक्ति होगा शक्तिशाली, और जो नीचे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसके हिसाब से काम करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट है 1853 का चार्टर एक्ट, और यहीं से चार्टर एक्ट खत्म हो जाता है, फिर अधिनियम आने शुरू हो जाएंगे। तो ये अंतिम हो गया 53। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये अंतिम है चार्टर एक्ट, है ना। इसमें क्या होंगी? सारी भर्तियां जो होंगी वह उनके लिए अब परीक्षाओं के माध्यम से होंगी। जो भी कंपनी में भर्तियां होंगी वो परीक्षाओं के माध्यम से होंगी। ठीक है, एक तो ये। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार प्रदान किया गया, किस अधिनियम द्वारा? 1853 द्वारा, ये याद रखिएगा, बहुत पूछता है। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जहाँ पे 24 संख्या थी आर्थिकों के लिए, अब वो संख्या 18 कर दी गई। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो संख्या थी वो 24 से कितनी कर दी गई? तो 18 कर दी गई। ठीक, और इसमें और हाँ, एक और चीज़ हुई, पहली बार जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, है ना, जिसको भारत सचिव कहा गया था, उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, कि आपकी जो भारत सचिव होगी, है ना, भारत परिषद, भारत जो परिषद की बात हो रही थी, इनके कामों को 2 भागों में बांट गया, मतलब विधायी और प्रशासनिक, ठीक, पृथक कर दिया गया। तो एक ये बात है। ठीक, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस आपसे वही कहेंगे कि आपको समझ में आया होगा। मोटिवेट करने के लिए मुझे लाइक करें आप ढेर सारे,
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको वीडियो फिर मिल जाया करेगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि भाई जिसका सिलेक्शन हुआ है वही अपने नोट्स से पढ़ा रहा है, तो इससे अच्छी बात आप सबके लिए नहीं हो सकती है कि कोई सिलेक्टेड पर्सन है वो आपको पढ़ा रहा है अपने नोट्स से, तो और क्या चाहिए। वरना आप जिसके नोट्स हैं वो क्या करता है, अपने नोट्स प्रोवाइड करा देता है PDF में, फिर उससे मज़ा नहीं आता। तो आप इसको पढ़ रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा, अपने नोट्स प्रॉपर इनके साथ आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। वीडियो को पहले एक बार केवल देखेंगे, समझेंगे, दूसरी बार में नोट्स बनाएंगे। टेलीग्राम पे आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड करा दिया है, तो आप वो देख लेंगे। ठीक है, फिर चलिए यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। आप मुझसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।